सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आपने 2 डेमो क्लासेस मेरी की हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी करा रहा हूं और 11 बजे से हमारी क्लास होती है। तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे, क्लास को एक बार लाइक और भैया सब्सक्राइब वगैरह जो भी कर सकते हैं कर दीजिए। फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निर्माण बैच जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए है, इसकी डेमो क्लासेस का आज अंतिम दिन है, लास्ट डे है। और प्यारे साथियों, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो अभी इस पर 20% डिस्काउंट भी है और ये लास्ट दिन है आज का। उसके बाद आपको ये कोर्स 899 में ही मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो हमने बहुत सारी चीजें, भारत के पड़ोसी देश हो गए, भारत के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन है, वो सभी चीजें हमने डिस्कस की है। आज की क्लास में मैं भारत के आसपास के जो जितने तटीय राज्य हैं, कोस्ट लाइन है, बेसिकली आज की क्लास में हम कोस्ट लाइन को डिस्कस करेंगे और मैं सभी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से सेशन से जुड़ेंगे, एक बार थम्स अप करके बताएंगे आर यू रेडी। और लास्ट में फिर वही बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि रोज करते हैं। तो बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से झूले झूले, अच्छा यहां भी झूले झूले हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को साथियों, और आज डिस्कस करेंगे हम कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन जानते हो ना, तटीय सीमा। मैंने आपको बताया तटीय सीमा कहां होगी, कोस्ट लाइन कहां होगी, तटीय सीमा कहां होगी। तटीय सीमा वहां होगी बच्चों जहां समंदर होगा। तटीय सीमा कहां होगी साथियों, तटीय सीमा वहां होगी जहां पर समुद्र होगा, पानी होगा। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे तटीय सीमा की, कोस्ट लाइन की, तो भारत की तटीय सीमा आप सभी जानते हैं कितनी है, 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और अगर इसमें मैं बच्चों आइलैंड्स को ऐड कर दूं, आइलैंड्स मतलब द्वीप, यहां देखोगे एक बार तो आपके समझ में चीजें बहुत प्यार से आ जाएंगी कि ये अपना इंडिया है, ये अपना भारत है। भारत तो देखे हैं आप सभी, ये भारत के जो आपको ग्रीन कलर और ये आपका बच्चे जो कलर दिखाई दे रहा है गुजरात वाला, ये सभी भारत के वो स्टेट हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। यहां देखोगे आप ईस्ट की तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी है पूरी, इधर जाओगे वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ बच्चों आपका क्या है, अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर। अगर मैं प्यारे साथियों यहां आपसे बात करूं, एक कह रहे हैं एक वीक में बेटा मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी आपकी, ठीक है ना। संडे आपका छुट्टी रहा करेगी, संडे में आप रिवीजन करिएगा, बाकी मंडे टू सैटरडे क्लास होंगी। अगर मैं प्यारे दोस्तों यहां आपसे बात करूं तो ये भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, तटीय सीमा। भारत की मुख्य भूमि, मेन लैंड एरिया की जो कोस्ट लाइन है, उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार की भी तो कुछ कोस्ट लाइन होगी। और प्यारे साथियों इधर आपका लक्षद्वीप है, यानी कि और भी कई सारे द्वीप हैं, इन द्वीपों की भी तटीय सीमा होती है। तो अगर प्यारे साथियों द्वीपों की, आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइन को ऐड कर लिया जाए तो हमारी कोस्ट लाइन कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। तो इंक्लूडिंग आइलैंड्स, द्वीपों को मिलाकर या द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है, तो प्यारे साथियों यहां लिखोगे द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा, द्वीपों सहित तटीय सीमा। अगर मैं बात करूं इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, द्वीपों को मिला के कितनी हो जाती है, 7516.6 किलोमीटर, इतनी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा है अपने आप में। अगर मैं प्यारे साथियों यहां आगे बात करूं कि भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है 9 स्टेट, 9 राज्य, 9 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी, 4 यूटी फॉर्म कोस्ट लाइन, फॉर्म कोस्ट लाइन। तो बच्चे अगर मैं बात करूं भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य यानी कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 यूटी तटीय सीमा पर स्थित हैं, यानी कि तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं।
तो तटीय सीमा कितने बनाते हैं, आपके समझ में बात आई होगी। 9 स्टेट हैं प्यारे बच्चों और 4 यूटीज हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगा और ध्यान से समझना है। देखो यहां मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया को जब भी देखोगे तो हमेशा राइट हैंड साइड ईस्ट होता है पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है पश्चिम। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाता है या फिर ईस्ट की तरफ तटीय सीमा बनाता है। तो प्यारे बच्चे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखो ये वेस्ट बंगाल है जो ईस्ट में बंगाल की खाड़ी के साथ, इसके बाद उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, यहां केरला है पश्चिम की तरफ, फिर बच्चे कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये राज्य हैं जो पूर्व और पश्चिम में तटीय सीमा बनाते हैं। अब देखो यहां ध्यान से समझो, हमें जरूरत है सिर्फ साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। आपको एक बार राज्यों की लोकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो भाई एक साइड में आप लिखोगे ईस्ट कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट लाइन पूर्वी तटीय सीमा, और जो पूरब की तरफ तटीय सीमा राज्य बनाते हैं बच्चे वो किसके साथ लगते हैं, बंगाल की खाड़ी के साथ। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, 4 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं बच्चों, 4 स्टेट, 4 राज्य हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कितने राज्य हैं, 4 स्टेट जो पूर्व की तरफ तटीय सीमा बनाते हैं। ये कौन कौन से हैं तो आपको समझना है। एक तो है प्यारे बच्चों नीचे आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर बच्चों आप सभी जानते हैं उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर आप सभी जानते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये 4 स्टेट ऐसे हैं बच्चों जिनकी तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ यानी कि पूर्व की तरफ लगती है, ईस्ट की ओर लगती है। बात क्लियर। अब देखो यहां आगे समझना है, तो पश्चिम की तरफ जो राज्य अपनी तटीय सीमा लगाते हैं या लगती है जिनकी, तो वेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट लाइन, वेस्ट कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं पश्चिमी तटीय सीमा की, तो पश्चिमी तटीय सीमा किसके साथ लगेगी, अरब सागर के साथ, अरब सागर के साथ। और अरब सागर के साथ लगने वाले कितने स्टेट हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इन स्टेट्स की संख्या है 5, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो ईस्ट कोस्ट लाइन पे अपनी कोस्ट लाइन बनाते हैं। अब ये 5 कौन कौन से हैं ध्यान से समझोगे। पहला नंबर आप सभी जानते हैं कि ये वाला स्टेट आपका गुजरात है, तो एक तो हो गया गुजरात। गुजरात के नीचे आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा स्टेट है गोवा, गोवा के नीचे आओगे यहां कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक, तो भैया कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे आओगे बच्चों तो ये आपका केरला स्टेट है, केरला, ठीक है ना भाई, केरल स्टेट है। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों 5 स्टेट ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, 4 स्टेट ऐसे हैं जो अपनी बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाते हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं। यह चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करूं प्यारे साथियों, यहां जो एक दूसरी चीज आपको समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट, सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कोस्ट लाइन, मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट, मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सबसे ज्यादा सर्वाधिक तटीय सीमा वाले, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, मैक्सिमम कोस्ट लाइन स्टेट, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य। 3 राज्य की बात करूं तो आप याद रखिएगा GAT करके, ऐसे करके याद रख लोगे, हालांकि मैं बताऊंगा सारे आपको, GAT गेट करके याद रखो। सबसे पहली सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की, गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। इसके बाद बच्चों आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद प्यारे बच्चों अगला स्टेट आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु की तटीय सीमा तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे। तो पहले नंबर पे फर्स्ट गुजरात, 2nd नंबर आंध्र प्रदेश और 3rd नंबर आपका बच्चों तमिलनाडु। अच्छा सबसे कम तटीय सीमा, मिनिमम कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, मिनिमम कोस्ट लाइन, मिनिमम कोस्ट लाइन, मिनिमम कोस्ट लाइन किसकी है, किस स्टेट की है, तो बच्चे गोवा की है, गोवा,
गोवा की तटीय सीमा मात्र 102 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा कम है, सबसे कम राज्यों में सबसे कम बच्चों। अब देखो यहां बात ध्यान से समझनी है। एक भाई साहब है दीपक, वो कह रहे हैं दिव्या, दिव्या ओ प्यारे बच्चे इधर सुन ले, मैं कोस्ट लाइन बता रहा हूं, दिव्या कुछ नहीं बताएगी। बात क्लियर है? अब देखो यहां ध्यान से समझना है। अब मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा, राज्यों की पूरी लिस्ट आपको एक देखनी है, क्योंकि कई बार पता है ना एग्जाम में कोस्ट लाइन तो नहीं पूछेगा, लेकिन राज्य ऐसे दे देगा जो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर देंगे। यहां एक बार देखें, ये सभी स्टेट दिए गए हैं और यूनियन टेरिटरीज, ये लिस्ट आपको एक बार देखनी है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा राज्यों में मैक्सिमम किसकी है? गुजरात की। पहला नंबर मैक्सिमम, राज्यों के अंदर मैक्सिमम किसकी है? तो लिख लेना, राज्यों में मैक्सिमम है गुजरात की। कितनी है? 1214 किलोमीटर, पहला ही वाला। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। गोवा बच्चे आपका 101 किलोमीटर, लगभग 101 यानी कि 102 किलोमीटर। कर्नाटक 208 किलोमीटर। केरला 569 किलोमीटर, 569 किलोमीटर। तमिलनाडु 906 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश बच्चे आपका 973 किलोमीटर। तो बच्चों आंध्र प्रदेश की सेकंड सबसे ज्यादा है, 3 याद रखनी है, और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है। ये 3 तो आप जरूर याद रखोगे, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, यहां देखोगे उड़ीसा की, उड़ीसा की कितनी है? 476 किलोमीटर। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि किसकी तटीय सीमा कितनी है, ये बात नहीं पूछता है, तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना भाई। बेटा मैंने 102 किलोमीटर बताया गोवा, बेटा यहां ध्यान से देख लो, वो 106 किलोमीटर बांग्लादेश, और बांग्लादेश नहीं अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हम अपना। पश्चिम बंगाल की बात करूं 157 किलोमीटर। अब देखो ये जो है आपके, ये यूटीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, नीचे चार यूटीज, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 ये क्या है? यूटी, केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें भी लिख देना है नीचे। अब अगर बच्चों अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो 1962 किलोमीटर है, 1962। पुदुचेरी की 47 किलोमीटर है, और प्यारे बच्चों लक्षद्वीप की आपकी 132 किलोमीटर है, और दमन दीव की बच्चों आपकी केवल 42 किलोमीटर है। अगर आपसे सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन पूछे और यूनियन टेरिटरी भी ऑप्शन हो, तो अंडमान निकोबार की बच्चों मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार की। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, किसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है? तटीय सीमा, कोस्ट लाइन मैक्सिमम किसकी है, सर्वाधिक किसकी है? तटीय सीमा सर्वाधिक किसकी है? ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे एग्जाम में। ए ऑप्शन दे आपको गुजरात, गुजरात। बी ऑप्शन दे बच्चों आपको आंध्र प्रदेश, एपी। सी ऑप्शन दे तमिलनाडु, और डी ऑप्शन दे आपको बच्चे अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। मैंने आपसे पूछा है किसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है, मैंने ये नहीं कहा किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आएगा डी, अंडमान निकोबार। ये बात आपको याद रखनी है, क्या आएगा? अंडमान निकोबार। तो अगर मैं इन 4 यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, तो इन 4 यूनियन टेरिटरीज में सबसे कम तटीय सीमा किसकी है? मिनिमम कोस्ट लाइन, तो मिनिमम यूनियन टेरिटरीज के अंदर है दमन दीव की। लेकिन प्यारे बच्चों अंडमान निकोबार की 1962 है, जो कि गुजरात से भी ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर राज्य पूछे, हालांकि राज्य ही पूछता है, अंडमान निकोबार ऑप्शन कभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन मिल सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहें। सर आपका पूरा सिलेबस बेटा यूट्यूब पर नहीं होगा ऋषिराज भाई, ये एप्लीकेशन पे होंगी कल से क्लास। आज तक तीसरा डेमो क्लास है आज, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है। तो यहां आप देखोगे, यहां आप देखो कि बच्चों गुजरात की तटीय सीमा कितनी है? 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। और यही मैं अगर बात करूं अंडमान निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप, तो बच्चों 1967 किलोमीटर है। आप दोनों में कंपेयर करोगे तो ज्यादा किसकी है? ज्यादा अंडमान निकोबार की है बहरहाल। तो राज्य और यूनियन टेरिटरी अगर दोनों में पूछा जाए तो आपका आंसर अंडमान निकोबार होगा, अगर ऑप्शन में है तो, तब उस समय ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, यहां थोड़ी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है,
यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों के, जितनी मैंने आपको बताई है। देखो यहां एक आपका यूनियन टेरिटरी है। देखो एक तो ये यूनियन टेरिटरी आप ध्यान रखो थोड़ा सा, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी किस वाटर बॉडी में आता है? बंगाल की खाड़ी में है। अगर लक्षद्वीप की पूछे तो लक्षद्वीप बच्चे कहां पड़ता है आपका? ये अरब सागर में। ये तो बेसिक बातें हैं, आपको याद रखनी है। अब देखो बच्चों, पुदुचेरी के बारे में आपने सुना होगा, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी। पुदुचेरी, पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जिसमें बच्चे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके 4 जिले हैं, और इसके 4 जिले अलग अलग 3 स्टेट के अंदर आते हैं, 3 राज्यों के अंदर आते हैं। यानी कि पुदुचेरी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में से कितने स्टेट में? 3। यानी कि ऐसा मानो कि हमारा घर यहां है, हमारा घेर यहां है, तो हमारा ही ना भाई। यानी कि ऐसा मानो अलग अलग राज्यों के 4 जिलों को मिला के एक यूटी बनाया गया पुदुचेरी। अब देखो इसके जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यहां थोड़ी सी चीज आपको समझनी है। एक जिला आता है इसका कहां पर बच्चों? यानी कि आपका आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम क्या है? यनम नाम है, यनम, यनम नाम है। और यनम कहां है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो पहला नंबर क्या आता है साथियों? यनम। यनम जो जिला पड़ता है वो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद इसका दूसरा स्वयं जिला पुदुचेरी, स्वयं पुदुचेरी जिला आता है, पुदुचेरी। और पुदुचेरी कहां है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में। तो इसका दूसरा नंबर जिला कहां है बच्चों? स्वयं पुदुचेरी है, पुदुचेरी। पुदुचेरी कहां है? तमिलनाडु के अंदर। और एक इसका तीसरा जिला भी यहीं पर है, जिसका नाम है बच्चों कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। कराईकल जिला भी तमिलनाडु के अंदर है। तो तीसरा जिला कौन सा है बच्चों? कराईकल। कराईकल कहां पड़ता है? तो यह भी तमिलनाडु में है। और इसका चौथा जिला यहां है केरला के अंदर, जिसका नाम है माहे। माहे। तो भैया आगे आएगा नंबर 4 पे माहे। माहे कहां है? तो माहे आपका केरल के अंदर है। अब देखो यहां ध्यान से समझो, एग्जामिनर आपको घुमाएगा तो कुछ भी घुमा सकता है, और आजकल घुमाने वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं थोड़े से। आपसे पूछेगा पुदुचेरी का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी तटीय सीमा, जिसका तट कहां लगता है? अरब सागर के साथ। तो बेटा माहे ऐसा जिला है जो अरब सागर के साथ लगता है। किसके साथ लगता है बच्चों? अरब सागर के साथ। और बाकी के जो तीनों जिले हैं ऊपर वाले, ये किसके साथ टच होते हैं? बंगाल की खड़िया के साथ, BOB, बे ऑफ बंगाल के साथ। बात क्लियर हो गई? अब अगर मैं बात करूं प्यारे सच्ची, यहां एक चीज आपको जो छोटी सी समझनी है वो ये समझनी है प्यारे बच्चे कि ये जो आपके जिले हैं चारों, इसमें से बड़ा जिला कौन सा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुदुचेरी एग्जाम में पूछा गया है। तो भैया लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा बच्चे पुदुचेरी। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा माहे है। सबसे छोटा बच्चे माहे है। और सबसे बड़ा कौन सा है इसका? स्वयं पुदुचेरी जिला सबसे बड़ा है। अब देखो अगर मैं बात करूं 4 यूनियन टेरिटरी जो अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? तो एक तो ये हो गया पुदुचेरी जो 4 जिलों को मिला के बनता है। दूसरा हो गया आपका लक्षद्वीप। तीसरे नंबर पे हो गया प्यारे बच्चे अंडमान निकोबार। और चौथे नंबर पर हो गया बच्चे दादरा नगर हवेली और दमनदीप चौथा। ये दादरा नगर हवेली और दमनदीप कब मर्ज किए गए हैं? तो भैया ध्यान रखिएगा, ये मर्ज किए गए थे 26 जनवरी 2020 में। और एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि बच्चे जो दीव पड़ता है आपका, दीव, ठीक है ना, वो दीव कहां है? तो खंबात की खाड़ी में है दीव आपका, खंबात की खाड़ी। ये जो गुजरात का हिस्सा देखते हो ना अंदर को घुसा हुआ, बेटा इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये जो हिस्सा देखते हो अंदर को घुसा हुआ, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं बच्चों? कच्छ की खाड़ी। आगे बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा किसी चीज को लेके। एक कह रहे हैं माहे में सर्वाधिक वर्षा होती है, आर्ट ऑफ वॉर। बेटा इतना ज्ञान कहां से लाते हैं आप? माहे में नहीं होती बच्चे, यहां खासी पहाड़ियों पर होती है, माशिनराम में। माहे में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होती। हां, माहे में अच्छी खासी वर्षा होती है क्योंकि यह पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। बात समझ में आ रहा है? पश्चिमी घाट पर्वत के साइड में स्थित है, इसलिए ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट पे भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा
नहीं होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। तटीय सीमा का मामला हमारा खत्म हो जाता है। आपने सभी यूनियन टेरिटरीज को जान लिया है, सभी राज्यों को भी आपने समझ लिया है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं भारत के जलीय क्षेत्र की। टेरिटोरियल सी, भैया आगे भारत का जल क्षेत्र, जल क्षेत्र तो जानते हैं ना आप, पानी का क्षेत्र। भारत का जल क्षेत्र, भैया हर राज्य का, हर देश का अपना एक जल क्षेत्र होता है। तो भारत का जल क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र। अब एक बात बताओ आप, मान लो कोई भी देश है, किसी भी देश के आसपास समुद्र तो होता है। ये भारत है, भारत के आसपास समंदर है, समंदर है पूरा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, नीचे आपका इंडियन ओशियन। तो क्या ये पूरे समुद्र पे भारत का अधिकार होगा? नहीं बच्चे, किसी भी देश का पूरे समुद्र पे अधिकार नहीं होता। अलग अलग प्रकार के राइट्स होते हैं समुद्र के ऊपर। वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बच्चे हुआ क्या कि समुद्र के ऊपर किस देश का कितना अधिकार होगा, इसके लिए एक समुद्री संधि की गई, एक समझौता किया गया 1982 में, 1982 में। तो समुद्री पानी को लेकर 1982 में एक संधि हुई, जिस संधि को हम जानते हैं UNCLOS। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी। हिंदी में कहते हैं बच्चे संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र समुद्री, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, कानून संधि। यानी कि यूएनओ तो आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस ने समुद्र के पानी के ऊपर कि किस देश का समुद्र के पानी पर कितना अधिकार होगा, इसके लिए एक संधि की, एक समझौता किया। और इसी के अनुसार सभी देशों के समुद्र पर अधिकार होता है कि कितना अधिकार होगा। ठीक है ना। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर करेंगे बच्चों। ये भारत का मैप है, इंडिया का मैप है। जब भी आप इंडिया का मैप देखते हो तो भारत के नीचे आप श्रीलंका को जरूर देखते होगे, श्रीलंका। आप मुझे बताओ कमेंट करके कि श्रीलंका भारत के मैप में आपको क्यों दिखाई देता है। सभी का आंसर आना चाहिए। सर हिंदी में बताया कर। भाई साहब हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में ये बताया। देखो भाई साहब कतई हिंदी एकदम शुद्ध। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि कब हुई थी? 1982 में। ये क्यों की गई प्यारे बच्चे? ये इसलिए की गई कि समुद्र पे किसी देश का कितना अधिकार होगा, ये संधि ये बताती है। ये कह रहे हैं पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है। भैया ये पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है इसलिए नहीं बच्चों। श्रीलंका भारत के मैप में इसलिए आता है क्योंकि भारत के समुद्री क्षेत्र के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों? समुद्री क्षेत्र के अंदर आता है, इसलिए हम श्रीलंका को भारत के मानचित्र के साथ शो करते हैं। याद रखिएगा, भारत की समुद्री सीमा में आता है इसलिए। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं उस चीज को समझने का प्रयास करें। ये बच्चे संधि जो हुई ये समुद्र पर देशों के अधिकार को बताती है। हमेशा समुद्र की जो दूरी होती है, समुद्री दूरी, सी डिस्टेंस, समुद्री दूरी को हमेशा किस में मेजर करते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा नॉटिकल, नॉटिकल माइल में, नॉटिकल माइल में मेजर किया जाता है। नॉटिकल मील, यानी कि नॉटिकल मील को बच्चे समुद्री मील कहा जाता है। वैसे क्या बोलते हैं? समुद्री मील। तो समुद्री मील में मेजर करते हैं हम समुद्र की दूरी को। और एक नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक समुद्री मील कितने के बराबर होती है? 1.852 किलोमीटर के बराबर होती है बच्चों। अब देखो यहां ध्यान से समझना है। बहुत अच्छे अंकुश, नमस्ते नमस्ते भाई। अब देखो यहां समझना है प्यारे बच्चे आपको, जो आगे की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं।
देखो ये जो है भारत है, भारत, ध्यान से समझना, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपका इंडिया, इंडिया कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे करके जाता है, कभी भीतर कभी बाहर, और ये दिखता है आपको इस तरीके से, यही तो समंदर है। एक लाइन ड्रॉ की जाती है, एक रेखा खींची जाती है जो भारत को सीधा करती है ऐसे करके। ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि पेंसिल लेके यहां कोई समुद्र में कूद गया, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा। इसे बोला जाता है बेटा बेस लाइन, आधार रेखा कहते हैं, जो भारत की तटीय सीमा को सीधा कर देती है। इसे क्या बोलते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा, आधार रेखा मतलब जिसे कहा जाता है बेस लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस लाइन कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। अब आधार रेखा से सर मुझको क्यों समझ नहीं आता है कृष्णा कुमार, बेटा कुछ तांत्रिक वांत्रिक ने कुछ गड़बड़ी करवा दी है तुम पे, एक बार किसी तांत्रिक को दिखाओ समझ में क्यों नहीं आता है। भाई जब सब बच्चों को समझ में आ रहा है तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? समुद्र पे ऊपर एक संधि हुई 1982 में कि भैया किस देश को कितना अधिकार होगा, सभी देशों को आपके आसपास के समुद्र पे कितना अधिकार होगा। तो इसमें ऐसा परेशान होने वाली बात मुझे नहीं लगता कि कोई होनी चाहिए। चलो भाई बहुत अच्छे। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, किसी भी देश की आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल मील दूर तक, कितने नॉटिकल मील दूर तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक बच्चों, जो समुद्र होता है, जो पानी होता है, उसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्र। क्या बोला जाता है बच्चे? प्रादेशिक समुद्र। तो किसी भी देश की आधार रेखा से लेके, आपसे पूछेगा एग्जाम में, किसी देश के प्रादेशिक समुद्र आधार रेखा से कितनी दूरी तक होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहा जाता है प्रादेशिक, प्रादेशिक समुद्र। प्रादेशिक समुद्र, प्रादेशिक समुद्र बोलो या क्षेत्रीय समुद्र बोलो, एक ही बात है, क्षेत्रीय सागर। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बच्चे टेरिटोरियल, टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्र। प्रादेशिक समुद्र के अंदर जो पानी है बेटा, ब्लू कलर से शो कर देते हैं, यहां पानी पानी है, समुद्र में पानी होगा ऐसा थोड़ी ना है, समुद्र में आप घर बनाओगे, बन जाते हैं बाकी घर। यहां पर किसी देश को सभी प्रकार के अधिकार होते हैं, सभी पूर्ण अधिकार। यहां तुम नहाओ, यहां मछली पकड़ो, यहां तुम बेटा कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नॉटिकल मील दूर तक प्रादेशिक समुद्र होता है, टेरिटोरियल सी होता है, और टेरिटोरियल सी के अंदर कंप्लीट राइट्स, पूर्ण अधिकार होता है किसी भी देश को, पूर्ण अधिकार। आप कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है, पूर्ण अधिकार, ठीक है ना भाई? कंप्लीट राइट्स देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? तेल निकालो, तेल डालो, कुछ भी करो बेटा, जहाज चलाओ, बंदरगाह बनाओ, सभी प्रकार के राइट्स यहां पे होते हैं। आगे बात करूं बच्चों, आपकी बेस लाइन से, आधार रेखा से, जैसे ही आप बेस लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप जाते हैं 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक, तो ये जो एरिया होता है बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर तक का, यानी कि बच्चे 12 तक का भी कवर है इसमें। तो बेसिकली अगर मैं इस आधार रेखा से ये वाला एरिया घटा दूं तो केवल ये बचेगा 12 नॉटिकल माइल ही, लेकिन इसे बोला यही जाता है कि बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। तो इसे लिखोगे, इसे क्या बोला जाता है? संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। संलग्न क्षेत्र को बच्चे कॉन्टिगियस जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉन्टिगियस, कॉन्टिगियस जोन। और कॉन्टिगियस जोन के अंदर किसी देश को, भैया हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा जहाज आ गया, मतलब चीन का जहाज जा रहा है, तो हम उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं। सीमा शुल्क यानी कि इसमें हमें सभी वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। तो बच्चे साफ सफाई कर सकते हैं इस क्षेत्र में हम, या समुद्र की साफ सफाई। तो इस क्षेत्र में, संलग्न क्षेत्र में, एक तो हमें बच्चे फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, वित्तीय अधिकार होते हैं। फाइनेंशियल राइट्स, वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार कैसे? जैसे कि आपको सीमा शुल्क लेना है, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जानते हो ना, सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है तब सीमा शुल्क लगता है, कस्टम्स बोलते हैं ना बच्चे।
अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं तो इसी क्षेत्र में हमें किसका अधिकार भी होता है, साफ सफाई का अधिकार भी होता है। हम यहां क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं और बाकी चीजें आपके जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उन्हें भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्षेत्र में भी होता है। तो इन चीजों पे क्या अधिकार हैं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कौन सा कितनी दूरी तक है ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूं तो बच्चे आगे आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 जिसे कहा जाता है प्यारे बच्चे आपका EEZ। तो हमारे बेस लाइन से, हमारे बेस लाइन मतलब आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया बनता है, जो पानी बनता है बच्चे, इसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसे बच्चे EEZ, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना भाई। बेटा अगर 12 किलोमीटर के अंडर में कोई द्वीप होगा तो मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, तो उसी देश का अधिकार होगा जिस देश का 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र है, सीधी सी बात है। अब देखो यहां तक 200 नॉटिकल माइल्स तक बेटा पूरा अधिकार होता है आपको। अगर मैं बात करूं यहां पर आप कोई भी आर्टिफिशियल आइलैंड, नए द्वीप का निर्माण कर सकते हो, नए द्वीप का निर्माण, नए द्वीप का निर्माण। आपने सुना होगा साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में चीन क्या कर रहा है, अपने देश के कचरे को ले जाके समंदर में डाल देता है। समंदर में भी नीचे तल है, तल नीचे बेटा जमीन समंदर के अंदर भी है। तो समुद्र में जब कचरा डाला जाएगा तो कचरा एक आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। तो चाइना, साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहा है बेटा, कोको आइलैंड भी बताएंगे, लेकिन एक क्रम होता है हर चीज का, सब चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कोको आइलैंड म्यांमार का एक आइलैंड है, कोको चैनल म्यांमार के कोको आइलैंड को अलग करता है अंडमान निकोबार से, डिटेल में बताएंगे आगे। ठीक है ना भाई। नए आइलैंड्स को क्रिएट करना, नए द्वीपों का निर्माण, यहां से हम नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, तेल वेल निकालना सब काम कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। साथ के साथ यहां हम वैज्ञानिक रिसर्च का भी काम कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने का भी अधिकार है। साइंटिफिक रिसर्च का, वैज्ञानिक हमारे कोई रिसर्च कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, कोई दिक्कत नहीं है। द्वीप क्या होता है बेटा, द्वीप होता है जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, जलमग्न हो, चारों तरफ पानी पानी, आज है ब्लू पानी पानी, यानी कि जमीन का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से डूबा हुआ है, उसे कहते हैं आइलैंड। एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। किसी भी देश की आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक प्रादेशिक समुद्र यानी कि बच्चे टेरिटोरियल सी होता है, इसमें किसी भी देश को कंप्लीट राइट्स होते हैं। और बच्चे आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स तक संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगियस जोन होता है, इसमें फाइनेंशियल राइट्स होते हैं, साफ सफाई का अधिकार होता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं। इसमें न्यू आइलैंड्स को क्रिएट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च करना, ये सभी चीजें आती हैं। ठीक है ना भाई, तो बात समझ में आ रहा है। एक कह रहे हैं टैक्स कितने नॉटिकल माइल्स तक लगता है, तो बेटा मैंने आपको बताया ना कि 24 नॉटिकल माइल्स तक यहां पर बच्चे साफ सफाई और फाइनेंशियल राइट्स हैं, यानी कि सीमा शुल्क, कस्टम्स वगैरह लगाने के अधिकार हैं। अगर कोई जहाज भारत के 24 यानी कि 24 नॉटिकल माइल्स में प्रवेश करता है तो भारत सरकार इससे क्या ले सकती है, टैक्स ले सकती है। बात समझ में आ गई यहां तक। एक कह रहे हैं सर इतनी डिस्टेंस ना हो तो, अब बेटा ऐसा भी तो कह सकते हो अगर किसी देश के पास समंदर ना हो तो, समंदर नहीं है तो गुड बाय, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। अब कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, भारत के पड़ोस में नेपाल देश जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर ये लैंडलॉक्ड कंट्री है तो इनके पास बच्चे जब समंदर ही नहीं है तो समंदर पर अधिकार कैसा, ठीक है ना। तो ये बात समझिए ना, जिसके पास जो चीज है नहीं तो उसके लिए फिर क्या का अधिकार, कोई अधिकार बनता ही नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी है।
तो यहां तक बात समझ में अगर आई हो, सभी बच्चे समझ गए होंगे जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें आपको और समझनी है। एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, देखो एक चीज और छोटी सी यहां पर आप लिख लोगे। देखो यहां आपका, इधर आपका क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे एक द्वीप है जिसका नाम है बच्चे आपका, मतलब द्वीपीय देश है, मालदीव का नाम आपने सुना होगा। मालदीव, मालदीव, यहां पर मालदीव है और इधर आपका श्रीलंका है। ये क्या है बच्चे, श्रीलंका। श्रीलंका और मालदीव ये भारत के दो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे हमारा वाटर बॉर्डर लगता है, पानी से सीमा लगती है। और एक इधर आ जाता है आपका पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ भी हमारी जलीय सीमा लगती है, यहां से जा सकते हैं हम कराची होते हुए। साथ के साथ बच्चे यहां पर आपका क्या है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी जलीय सीमा लगती है, बांग्लादेश, ठीक है ना। आगे बात करूं तो इधर आपका म्यांमार पड़ता है, म्यांमार। म्यांमार के साथ भी हमारी जलीय सीमा लगती है। बेसिकली मेरा बात जलीय सीमा को बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मालदीव और श्रीलंका ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है ना, चारों तरफ पानी पानी है। तो ये भारत के दो आइलैंड्स नेबरिंग कंट्री हैं। आइलैंड्स का मतलब द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। तो आप एक पॉइंट यहां पर नोट करोगे, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव व श्रीलंका, मालदीव व श्रीलंका भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश, नेबरिंग आइलैंड कंट्री, ठीक है ना भाई, पड़ोसी देश हैं। तो ये चीज आपको यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना है। बात क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज, द्वीप, सर द्वीप क्या नष्ट भी होता है? हाँ बेटा, बम फोड़ दोगे तो नष्ट हो जाएगा। जब इंसान नष्ट हो सकता है तो द्वीप क्या है? जो चीजें पृथ्वी पर बनी है वो एक दिन नष्ट हो जाती हैं। अरावली पर्वत कभी जवान हुआ करता था, अब उस पे बुढ़ापा है। तो दुनिया में जो चीज आप अपनी आंख से देखते हो, जिसे भी आप महसूस करते हो, उसकी एक लाइफ है। तो हर चीज एक दिन नष्ट हो जाती है, हर चीज नष्ट हो जाएगी एक दिन। आगे बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज थोड़ी सी समझिए आपने। अब एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी का, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। आप मुझे बताओगे भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? नेबरिंग कंट्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, म्यांमार छोड़ो, श्रीलंका, श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आप लिख लो मालदीव। तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि भारत का नेबरिंग कंट्री, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में पूछा गया है इसी बार। बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। मालदीव्स कह रहे हैं, कुछ बच्चे भूटान कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप सभी ने वहां भी आंसर किया। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से समझना है, मालदीव्स भी हमारा नेबरिंग कंट्री है और भूटान भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, दोनों ही नेबरिंग कंट्री हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, ये हमारे लैंड फ्रंटियर, स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इससे हमारी स्थलीय सीमा लगती है और इससे हमारी जलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा है तो दोनों ही पड़ोसी। अगर इन दोनों में बात करूं प्यारे बच्चों, तो दोनों में छोटा देश कौन सा होगा? दोनों में स्मॉलेस्ट ये है, मालदीव्स है। तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा, लैंड बॉर्डर पर सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा होगा, तो भूटान आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? इंग्लिश में सारी चीज अभय रावत, जितनी भी चीजें मैं बताता हूं आपको, वो चीजें इंग्लिश में भी सभी टेक्निकल टर्म्स उसमें लिखे हुए आपको मिलते हैं, और एक एक चीज मैं आपको इंग्लिश में भी बताता हूं, ठीक है ना? तो चीजें समझें। एक कह रहे हैं द्वीप क्या है? संजीत यादव बेटा, आप मतलब कहां, अंगोला से आए हो, भारत के नहीं लग रहे हो मुझे आप। मैंने आपको 3 बार बता दिया है, जमीन का ऐसा भाग, पार्ट ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, जिसके चारों तरफ वाटर हो, वाटर कवर्ड हो, तो पार्ट ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो।
तो बेटा उद्वीप है। संजीत यादव जी समझ में आया द्वीप क्या होता है? तो द्वीप होता है जिसके चारों तरफ पानी हो। बात क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना है। एक कह रहे हैं वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कंट्री है मालदीव। बेटा तुम्हें भी जानकारी का कम है, वेटिकन सिटी है सबसे छोटा, ठीक है ना, ये भी चीज आपको याद रखना है। तो यहां पर बात क्लियर हो गई होगी इतनी जितनी मैंने आपको बताई, बिल्कुल बात तो क्लियर हो गई है। आगे थोड़ी सी चीजें और समझनी है अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहां से जब आप थोड़ी सी आगे को बढ़ोगे तो बच्चे एक चीज आपको और समझनी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन IST के बारे में। तो यहां समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये बच्चे इंडिया का मैप है और यहां भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं एक चित्र, देखो ये चित्र देख लो आप। ये किसी देश की जमीन है, यहां तक तो जमीन है, जैसे भारत का तट है, ठीक है ना, ये तट है। तट पर क्या होती है आपकी, ये बच्चे आपकी कोस्ट लाइन है, तटीय सीमा है। तटीय सीमा के बगल में ही क्या होती है, बेस लाइन होती है। बेस लाइन मतलब आधार रेखा, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्र टेरिटोरियल सी होता है, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील्स तक कॉन्टिगियस जोन होता है, और आधार रेखा से बच्चे 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ होता है। तो यहां भी आप देख सकते हो, मैंने इस चित्र में भी आपको दिखाने का कोशिश किया है। एक कह रहे हैं आंसर की में भूटान माना है। बेटा आंसर की में बच्चे मालदीव सी माना है, भूटान थोड़ी ना माना है, ठीक है ना भाई। तो आंसर की देखिएगा एक बार ठीक से। अब देखो आगे थोड़ी सी चीज आपको समझनी है, वो मैं बताने वाला हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, भारत का मानक समय। और कल से हम डिस्कस करेंगे बच्चे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चे अगर आप बात करो, ये इंडिया है आप सभी जानते हैं, और मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंडिया को लोगे तो इंडिया को लेने के साथ ही राइट हैंड साइड ईस्ट लोगे और लेफ्ट हैंड साइड आप वेस्ट लोगे, पश्चिम लोगे। तो अगर मैं बात करूं साथियों यहां आपसे, किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है वो उस देश के टाइम को कैलकुलेट करने में मदद करती है। अब देखो यहां आपने पृथ्वी को देखा होगा, ये अर्थ है, ये लिखना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा अक्षांश देशांतर में। आपने देखा होगा देशांतर रेखाएं जाती हैं, ये आपकी ग्रीनविच रेखा है, GMT 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। इसके इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, यानी कि इधर वाली साइड जिधर मैं अभी बना रहा हूं, इन्हें कहा जाता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये पूर्वी दिशा में है। और जितनी भी देशांतर रेखाएं बेटा, ये तो हो गई आपकी 0 डिग्री बीचों बीच से, लंदन के ग्रीनविच से जाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं बच्चे, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके इधर जाओगे आप तो ये है पश्चिमी देशांतर, और इसके ईस्ट में पूर्वी देशांतर। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, ये आपकी वेस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर। अब भारत कहां स्थित है बच्चे, भारत स्थित है यहां पे। तो भारत से होके जो देशांतर रेखाएं जाती हैं वो कौन सी वाली होंगी, पूर्वी वाली होंगी, क्योंकि भारत 0 डिग्री के पूर्व में है। और जब भी कोई देश पूर्व में होता है तो उसका टाइम ऐड होता है, और जो देश पश्चिम में होता है उसका टाइम घटाया जाता है। आपने देखा होगा भारत, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में क्या करती है, घूर्णन करती है, रोटेशन करती है, जानते हो ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर बच्चों लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये चीजें आपने सुनी होंगी, बहरहाल मैं बताना भी अभी नहीं चाहता हूं, अभी सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। और आप सभी ने सुना है बच्चे कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। बात समझ में आई? यहां तक इतना इसे रफ कर देना है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है अभी, इसका काम आगे आएगा। अब देखो यहां समझो, भारत ने, कोई भी देश होता है ना, वो बीचों बीच से अपने क्या निकालता है बच्चे, मानक समय रेखा को गुजारता है। तो भारत की मानक समय रेखा ये जा रही, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारतीय मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, इसे बोलते हैं प्यारे साथियों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा, यानी कि जिससे हम अपना समय कैलकुलेट करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, भारत की मानक समय रेखा किसे बोलते हैं, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड,
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना भाई, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। अब देखो बात ध्यान से समझनी है कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है। तो भारत का समय लंदन के समय से, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब बच्चों ये लंदन का समय है, जीएमटी पर जो होगा लंदन के समय से कितने आगे, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट बच्चों प्लस में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ऐसा क्यों है कि 5.5 घंटे आगे है? तो मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और भारत की मानक समय रेखा है 82.5। तो पहले 82 डिग्री घुमाओगे तो 82 में 4 की गुणा करोगे, 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी कि 328 मिनट। अभी कितना बचा, आधा डिग्री। आधा डिग्री घुमाने के लिए 2 मिनट और लग जाएंगे, तो 2 और 328 को ऐड करोगे 330 मिनट आ जाएगा, जो कि आपका बच्चों 5 घंटे 30 मिनट होता है। बात समझ में आ रही है? तो भारत का समय लंदन के समय से इसलिए 5.5 घंटे आगे है क्योंकि भारत ईस्ट में है, इसीलिए भारत से ईस्ट देशांतर गुजरती है और भारत के जो मानक समय रेखा है वो लंदन की तो 0 डिग्री है, लंदन की से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। बात क्लियर? अब जो इंडिया की स्टैंडर्ड टाइम लाइन है बच्चों, ये आईएसटी 82.5 डिग्री देशांतर, ये कहां से गुजरती है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, नैनी मिर्जापुर से होकर जाती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। एक चीज और ध्यान रखना है प्यारे साथियों, यहीं पर जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भारत की मानक समय रेखा है, जैसे कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से जाती है, ऐसे ही भारत की स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी बच्चों कुछ राज्यों से होकर गुजरती होगी। तो वो कितने राज्य हैं? तो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये भारत के 5 स्टेट से होकर जाती है। अब ये 5 स्टेट कौन से हैं? देखो पहला नंबर मिर्जापुर बच्चों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद बच्चों उड़ीसा और उड़ीसा के बाद नीचे आंध्र प्रदेश। तो टोटल मिला के 5 स्टेट हो गए आपके, यानी कि यूपी से तो जाती जाती है, यूपी के नीचे फिर बच्चों एमपी आता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद प्यारे बच्चे छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ के बाद प्यारे साथियों आपका उड़ीसा आता है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद प्यारे साथियों आपका आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश नीचे। ठीक है ना? तो टोटल मिला के 5 स्टेट हो गए। बेटा कोर्स की वैलिडिटी 1 साल, 1 ईयर, कंप्लीट 1 ईयर वैलिडिटी रहने वाली है, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वैलिडिटी कितनी होगी। तो यहां तक आप सभी समझे, आईएसटी के बारे में हमने जान लिया है। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें आपको और बताने वाला हूं जो आपको ध्यान से समझना है। दो तीन चीजें और हैं, बड़ी छोटी छोटी सी, डिस्प्यूटेड मामला है। देखो एक तो यहां समझो आप, ये नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं आपके, नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें एक जैसी चीजें पाई जाती हैं। यहां 7 के साथ में जनजाति रहती है। 7 सिस्टर्स का मतलब 7 बहनें। अच्छा 2 लड़की आपको दिखाई दें और उन्हें आप बहनें कब कहोगे? जब उनके नैन नक्श एक दूसरे से मिल रहे हो। ऐसा मानो कि एक तो कतई गोरी है और एक एकदम कतई काली है, क्या आप कहोगे दोनों बहन हो? नहीं। आप कब कहोगे? जब दोनों एक जैसी दिखाई दें तभी उन्हें बहन बोलोगे। तो भैया ये सिक्किम कौन है? सिक्किम इनका भैया माना जाता है। तो 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, 1 ब्रदर, 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। 1 ब्रदर कौन है? सिक्किम, सिक्किम भाई है। और जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। अब राज्यों के नाम नहीं लिखा रहा हूं मैं, आप ध्यान रखो, पूर्व उत्तर के 7 राज्य ही 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर? ये कौन कौन से स्टेट हैं? इसमें असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य इनमें शामिल हैं। इन सभी में पहाड़ियां पाई जाती हैं, जनजातियां पाई जाती हैं। और ये जो 6 स्टेट हैं बाकी के, ये सभी अपना बॉर्डर असम के साथ शेयर करते हैं, असम से जुड़ते हैं।
बात क्लियर? इसीलिए कहा जाता है बच्चों। तो ये तो हो गए आपके नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट जिन्हें बच्चे 7 सिस्टर्स कहते हैं। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है, एक होता है बच्चों, आपने कभी चिकन नेक के बारे में सुना हो, चिकन नेक, चिकन नेक। चिकन नेक को बेटा हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा, गलियारा का मतलब रास्ता। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, यहां थोड़ी सी चीजें ये समझिएगा प्यारे बच्चे कि ये जो वेस्ट बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां ध्यान से समझो, ये वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश। तो यहां पर पश्चिम बंगाल बड़ा पतला सा है, केवल 17 किलोमीटर चौड़ा है एरिया, 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। ये 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता, यहां पर सिक्किम है ऊपर और यहां चाइना भी है। चाइना की नजर हमेशा इस 17 किलोमीटर चौड़े रास्ते, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं, मुर्गे की नाड़। बेटा मुर्गा कैसे मारा जाता है, देखा है कभी मुर्गा? मुर्गे की नाड़ काट के बेटा उसे ड्रम से फेंक दे, में मुर्गा तड़प तड़प के मर जावे। देखो ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, इनको पश्चिमी भारत से कनेक्ट करने का काम ये पतला सा रास्ता करता है। ये नाड़ है मुर्गे की और ये मुर्गे का मुंह है। अगर मुर्गे की नाड़ टूट गई तो ये मुंह बेटा अलग कट जाएगा, भारत का नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भारत से अलग हो जाएंगे, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इसकी इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर मैं प्यारे बच्चों यहां आपसे बात करूं कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहां पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल का 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता। कई जगह अलग अलग साइड्स पे इसकी किलोमीटर में डिस्टेंस, कहीं 27 मिल जाएगा, कहीं 22 मिल जाएगा, लेकिन 17 ठीक है। ठीक है ना? तो 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, 17 किलोमीटर चौड़ा रास्ता, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को पश्चिमी भारत से जोड़ता है। किससे कनेक्ट करता है बच्चे? वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत से जोड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसे क्या बोलते हैं? इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर आपका चिकन नेक कहा जाता है। अब देखो आगे एक चीज यहां पर आपको और समझनी है, ये तो इतनी समझ लिया आपने, चिकन नेक किसे बोलते हैं? मुर्गे की नाड़ को बोलते हैं बच्चे। सर सिक्किम भाई क्यों है 7 बहन का? अब बेटा जब इतनी सारी बहन है तो एक भाई जरूरी है ना। कई बार क्या होता है, कई ऐसे दंपति होते हैं, दंपति मतलब आपका जानते हो ना, पति पत्नी, उनके कई बार गुड़िया हो जाती हैं, लड़की हो जाती हैं, लेकिन लड़के की इच्छाओं का हो वंश चलेगा लड़के से ही, तो बेटा वो प्रयास करते करते कई बार एक लड़का हो जाता है। तो ऐसा मान लो कि बाद में हुआ है और यहां बैठा हुआ है, तो ये कह देते हैं कि हमारा भैया है, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारा भैया। अब देखो यहां थोड़ी सी चीजें समझनी है जो आपको आगे मैं बताने वाला हूं। 7 सिस्टर्स आपने समझ लिया। अगर बात करूं मैं आपसे बच्चे, तो यहां एक जगह पड़ती है सिक्किम के पास जिसे बोलते हैं डोकलाम। डोकलाम, डोकलाम के बारे में सुना है? डोकलाम, डोकलाम पर डिस्प्यूट हुआ था, विवाद हुआ था। विवाद कब हुआ था? 2017 में। आपने सुना होगा। डोकलाम बेसिकली एक प्लेट्यू है, एक पठार है, प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब जानते हो ना, पठार। इस पर 3 देशों का ट्राई जंक्शन, त्रिसंधि बनती है। ट्राई जंक्शन बोलते हैं, त्रिसंधि। ये बेसिकली कहां है? ये सिक्किम के बगल में है, यहां पर है। इस पे भूटान, चाइना और भारत भी अपना कहीं ना कहीं अधिकार दिखाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो डोकलाम प्लेट्यू है वो डिस्प्यूटेड है, विवादित है, ये आप जानते हैं। यहां भारत की सेना भी पहुंच गई थी डोकलाम में चीन से लड़ने के लिए। ये किन के बीच डिस्प्यूटेड है? तो बच्चे यहां एक तो सिक्किम ट्राई जंक्शन बनाता है, सिक्किम के साथ साथ भूटान, सिक्किम के साथ साथ भूटान, और भूटान के साथ साथ बच्चों चाइना, चीन। यहां इन तीनों के बीच ये त्रियक संधि यानी कि ट्राई जंक्शन का निर्माण करता है। ये तीनों के बॉर्डर के पास में है। बात क्लियर है? तो ये डोकलाम डिस्प्यूट भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये 2020 में ही क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर। तो यहां तक बात समझ में आ गई। एक आपको और ध्यान रखना है, 3 बीघा कॉरिडोर। और कोई चीज बचेगी अगली क्लास में कवर करेंगे। 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब है रास्ता,
ठीक है ना, इसे हिंदी में बोलते हैं 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा कॉरिडोर। बेसिकली है क्या, 3 बीघा जमीन है भारत की, भारत और बांग्लादेश के बीच में। यानी कि भारत ने अपनी 3 बीघा जमीन बच्चे सितंबर 2011 में, भारत इससे पहले भी देता रहा है। देखो है क्या, मान लो मेरा एक घर यहां है, मेरा एक घर यहां है, और बीच में किसी का यहां कोई थोड़ी सी जमीन आ रही है, मैं उससे कहूंगा भाई यार मुझे अपने दूसरे घर जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तुम एक काम करो, ये बीच की जमीन है ना तुम्हारी थोड़ी सी, ये किसी काम की नहीं है तुम्हारे, आप मुझे इसे रेंट पे दे दो, तो मैं आराम से अपना, पहले मुझे ऐसे घूम के आना पड़ता था, अब मैं सीधा सीधा चला जाऊंगा तुम्हारी जमीन से होते हुए। तो बच्चों भारत की 3 बीघा जमीन है, जिससे कि बांग्लादेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो भारत ने क्या किया है, अपनी 3 बीघा जमीन को सितंबर 2011 में, सितंबर 2011 में बच्चों बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन ये लीज पे दे दी है, 90 वर्ष के लिए। लीज मतलब एक तरीके से किराए पे, 90 वर्ष के लिए, 90 वर्ष के लिए लीज पर दी गई जमीन है, लीज पर दिया है, लीज पर दिया है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों के बीच में एक समझौता है, तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में यह समझौता है 3 बीघा कॉरिडोर, जिसमें भारत ने अपनी 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को 2011 में 99 साल के लिए लीज पर दे दी है। ठीक है ना भाई, 99 वर्ष के लिए बच्चों। तो बात क्लियर है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। निन्यानवे, ये बेटा 99, ये 99, ये मैंने गलती से 90 बोल दिया होगा, 99 वर्ष के लिए लीज पे दिया है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो आज हमने भारत की तटीय सीमा, भारत की समुद्री सीमा, भारत के बच्चे और जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं, कोस्ट लाइन बनाते हैं, सभी चीजों के बारे में हमने जाना है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और पहला ही क्वेश्चन बच्चे, यूजीसी नेट, अपने आप में एक पेपर यूजीसी नेट का जानते हो ना, ठीक ठाक लेवल का होता है। तो भाई अगर मैं बात करें यहां आपसे, तो बताएंगे एक बार, भारत का आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जोन, ईईजेड अभी बताया मैंने, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड, ये यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन है बेटा। बताएंगे कितनी दूरी तक है, तो मतलब नेट वेट के भी क्वेश्चन बनाने लग जाओगे आप टेंशन ना लें, हर चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से बताई जाएगी। तो बताएंगे एक बार, भारत का जो इकोनॉमिक जोन है बच्चे, जहां पर भैया भारत नए द्वीप लगा सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित कर सकता है, ये कितने दूर तक है, ये आधार रेखा से बच्चे, तट रेखा से, समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रादेशिक समुद्र पूछे तो 12 नॉटिकल मील दूर तक, अगर आपसे संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगियस जोन पूछे तो 24 नॉटिकल माइल्स तक। आगे बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। यह क्वेश्चन बच्चे मुझे ना अटपटा सा लगा बड़ा, और यह कहां पूछा गया है, राजस्थान के पटवारी पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, और बड़ा ही मैं कहूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है तटीय सीमा से जुड़ा हुआ, इसीलिए मैंने इसे शामिल कर लिया। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों कि भारत के कितने राज्य लगते हैं, ये बात आप सभी जानते हैं भैया, राज्य लगते हैं भारत के कितने, यानी कि राज्य लगते हैं 9, यूटी कितने लगते हैं, 4 तटीय सीमा बनाते हैं, लेकिन कितने जिले तटीय सीमा बनाते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया। 78 बता रहे हैं बच्चे, 78 बनाते हैं बच्चों, 65 बनाते हैं, तो बच्चे 66 बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, हालांकि इस क्वेश्चन के आगे रिपीट होने की संभावना कम ही है, लेकिन मुझे लगा नया क्वेश्चन है तो बिल्कुल बताना चाहिए। भारत के 66 यानी कि 66 जिले तटीय सीमा बनाते हैं। आगे बात करूं, ये कह रहा है भारत की समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। एसएससी एमटीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की वो कितनी है। 5100.5 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। 6500 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई इंक्लूडिंग आइलैंड्स, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई
6100 किलोमीटर है, लेकिन अगर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात करूं अगले प्रश्न की, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा है? यह एसएससी सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है बेटा। एसएससी सीपीओ 2019 ये कह रहा है तमिलनाडु, गुजरात, पुदुचेरी। अब देखो एक छोटी सी चीज समझो यार, मैंने आपको बताया है कि भैया गुजरात की तो सबसे ज्यादा है 1200 किलोमीटर के आसपास, तमिलनाडु की भी 900 किलोमीटर के आसपास है, महाराष्ट्र की भी अपने आप में ठीक ठाक है, पुदुचेरी की बच्चे 57 किलोमीटर के आसपास है यार, ठीक है ना। तो बच्चे राज्य और यूनियन टेरिटरी में हालांकि सबसे कम दमनदीव की है तटीय सीमा, दमनदीव के बाद किसकी है? पुदुचेरी की। यूनियन टेरिटरी में ज्यादा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी काम चलेगा, नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, एसएससी सीएचएसएल 2021 में भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह आसान क्वेश्चन है। महाराष्ट्र है या केरला है, गुजरात है या फिर वेस्ट बंगाल है? तो प्यारे बच्चों, भारत के सबसे ज्यादा तटीय सीमा 3 राज्यों की है, G80, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो गुजरात को पकड़ लेंगे, 1214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी गुजरात। आगे बात करूं साथियों, यह कह रहा है भारत की मानक देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक देशांतर कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से। इनमें से कौन से राज्य से होके? यूपी वीडियो में पूछा गया। ये यूपी के वीडियो की जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है वीडियो का, इसमें पूछा गया है। आंध्र प्रदेश से जाती है, उड़ीसा से जाती है, बिहार से नहीं जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करूं साथियों अगले प्रश्न की, 3 बीघा कॉरिडोर किनके बीच विवाद है? भैया 3 बीघा कॉरिडोर, भारत ने 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को दे दी, वो आराम से इधर उधर आ जा सकता है। तो ये 3 बीघा डिस्प्यूट है, ये किस किस के बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करूं साथियों अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में करके बताना है, HW होमवर्क, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। भारत और चीन 2017 में डोकलाम पर एक क्षेत्रीय विवाद में भिड़ गए थे। डोकलाम क्षेत्र डैश त्रिशंगम, त्रिशंगम का मतलब होता है ट्राई जंक्शन, यानी कि जहां 3 देश मिलते हों, ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन के कोने पर स्थित है। आप बताएंगे ट्राई जंक्शन कहां बनता है, ठीक है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट करके बताओगे। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखो अगर आपको जीएस अच्छी और मजबूत करनी है तो बेटा थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, और उसके लिए घबराना नहीं है। मैं एक एक चीज आपको पूरा सिखाने का, मैप से सिखाने का काम करूंगा और एक एक बात बताने का काम करूंगा, लेकिन पढ़ना मेरे साथ आपको पड़ेगा। मैं भी मेहनत करूंगा और आपको भी करनी पड़ेगी, और आपको समझ में भी आज नई नई चीजें कई सारी आई होंगी। ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार बने हैं, और मैं वही लेके आया हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन अब बन रहे हैं। यहां मैं बात करूं निर्माण बैच का ये टाइम टेबल है। आज लास्ट दिन है डेमो क्लासेस का बच्चों, आप एक बार देख सकते हो। और आज मैं आखिरी बार आपको बता दूं कि कल से डेमो क्लासेस खत्म हो गई हैं। आज आपकी जो भी आपकी रेगुलर क्लासेस हैं कल से बैच के अंदर चलेंगी। और बच्चों आज लास्ट दिन है, आप इसे परचेज तो आप कल भी कर पाओगे, परसों भी कर पाओगे, लेकिन अगर आप आज परचेज करते हो तो 20% CGL 20 कूपन कोड यूज करने पे ये आपको 720 का मिलेगा। लेकिन अगर आप कल परचेज करते हो तो बच्चों ये आपका 899 में मिलेगा। अगर आपको CGL की तैयारी करनी है, निर्माण बेंच से जुड़ना है, तो प्यारे बच्चे आप इसे आज ही परचेज कर लें, आपको इससे थोड़ा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चों, थैंक यू साथियों।